नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप अयोध्या मामले पर सर्वोच्च अदालत के सबसे बड़े फैसले के बाद का सप्ताह है ये। अयोध्या में ट्रस्ट को लेकर एक तरफ साधु संतों में संग्राम छिड़ गया है तो 5 एकड़ जमीन को मुसलमान भी उस पर परेशान है। कोई कहता है अधिग्रहित जमीन में से चाहिए, कोई कहता है 5 एकड़ कम है। तो खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि खैरात की जमीन नहीं चाहिए। रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है, हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अपने ऐतिहासिक फैसले में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अयोध्या में विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को दिए जाने का रास्ता साफ किया तो मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया। मंदिर वाले फैसले को तो अगर मगर के साथ सबने स्वीकारा, लेकिन अटक गया है 5 एकड़ जमीन का मामला। अपने आप को मजहबी मामलों के मसीहा समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले सवाल खड़े किए और 5 एकड़ जमीन देने वाले फैसले को मुस्लिमों का अपमान बता दिया। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। लेकिन जहां तक मस्जिद देने की बात है, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में जब बादशाह मस्जिद बनाते थे वो चूँकि मुस्लिम होते थे, अपनी जगह देकर जैसे भी करके वो मस्जिद बना के खड़ा कर देते थे। आज चूँकि मुस्लिम हुकूमत नहीं है तो हम सरकार के रहमो करम पर मस्जिद लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें किसी तरह से सरकार की मस्जिद के मामले में कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक साथ साथ ये भी बात है कि कोर्ट का जो फैसला आया उसने कहीं ना कहीं निराश किया है। मस्जिद खैरात की ज़मीन पर वैसे भी नहीं बनती है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा है कि आप ज़मीन देखें। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है और वो अपने हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों का उत्तरदायित्व उसके पास रहता है, तो कैसे जो है खैरात हो जाएगी? उनको पर्सनल थोड़ी ना दिया गया है। 5 एकड़ जमीन का घमासान बढ़ा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि मिल बैठकर जमीन का फैसला लेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के वकील जफर याब जिलानी ने इस पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी। कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ जमीन की कोई अहमियत नहीं है। हम इस जजमेंट से डिससेटिस्फाइड हैं, इसलिए इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करने पर गौर हो सकता है। जमीन लेने या नहीं लेने पर एक राय तो नहीं बनी। इस मसले पर भी जंग है कि जमीन कहाँ मिले। देखिए, अयोध्या का मसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोर्ट ने फैसला कर दिया। 2.77 एकड़ भूमि को रामलला विराजमान को दे दिया गया। हमने उसका सम्मान किया और जो हमें जमीनें मिली हैं वो जमीनें कहाँ हैं, वो जमीनें हमें बताई जाए। लेना होगा मुसलमानों को तो जो 67 एकड़ एक्वायर लैंड है उसके अंदर ले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कह चुका है कि हम दोनों पार्टी को इसी के अंदर जगह देंगे। जमीन लेना नहीं लेना अभी हमारे और सारे लोगों ने वक्फ बोर्ड ने भी कहा 26 को हम डिसाइड करेंगे और सारे लोग बातचीत चल रही कि हम जमीन कबूल करेंगे नहीं कबूल करेंगे। लेकिन मुसलमानों को मिलने वाली 5 एकड़ जमीन को लेकर हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। जमीन लेने के बारे में भी ऐसा ही है। वो लेना चाहेंगे तो लेंगे, वो मना करना चाहेंगे तो मना करेंगे। मैं देख रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली की जामा मस्जिद लगभग 2.5 एकड़ में है। कोर्ट ने उनको उससे दोगुनी जगह दी है। हम चाहते थे कि वो 84 कोस के बाहर हो, उन्होंने अयोध्या में दी है। जजमेंट का यह हिस्सा उनके पक्ष में है, पर अगर वो इसको अस्वीकार करना चाहेंगे तो ये उनके सोचने का काम है। सर पर जमीन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन करना हम लोगों का धर्म है। इसलिए जिन लोगों ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये तो पहले भी समझौता में लोग चाहते थे कि जहाँ रामलला विराजमान उसके बगल में हमको ज़मीन दे दी जाए तो मैं वहाँ मस्जिद बना लूँ। ये बात बिल्कुल गलत है। अधिग्रहित परिसर पर किसी कीमत पर किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। बहरहाल मुसलमानों में एक धड़ा ऐसा भी है जो 5 एकड़ जमीन लेकर वहाँ अस्पताल और इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहा है। मस्जिद के बनाने में भी हुकूमत को पूरी तरह से ताउन करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद जब तोड़ी गई तो उस वक्त एक सरकार थी,
सरकार की मौजूदगी में मस्जिद तोड़ी गई, और फिर तो एक अजीब शान मस्जिद होनी चाहिए। और मस्जिद हमारे यहाँ मदरसे के साथ होती है, यानी स्कूल होता है कि इस्लामिक स्कूल होता है। हम ये चाहते हैं कि आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी उस स्कूल में दी जाए। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर भी वहाँ एक बड़े अस्पताल बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। सलीम खान चाहते हैं कि वहाँ कॉलेज या अस्पताल ही बने। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान एक बहुत बड़े पैनल के साथ इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मोहसिन रजा साहब जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महमूद प्राचा साहब मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वरिष्ठ वकील हैं। मौलाना अंसार रजा साहब चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जफर सरेश वाला जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान साहब आज हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, ये जो नए सिरे से विवाद खड़ा करने की कोशिश है, क्या इससे कभी भी क्लोजर इस मामले में हो पाएगा? अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस के बेंच ने यूनानिमसली एक फैसला सुनाया है, क्या उसका सम्मान होकर आगे बढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है कि फिर से इसको समुदायों के बीच में दरार पैदा करने के लिए एक मामला बना दिया जाए? देखिए अंजना जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता था और करता रहूंगा, लेकिन वारिस पठान को दहेज में ये 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई थी लीगल राइट फॉर द मस्जिद। हमको ये 5 एकड़ देके बोल देंगे कि आप जाओ मस्जिद वहां पर बना लो, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है मगर इतना गया गुजरा है नहीं कि अपने अल्लाह के घर के लिए मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ लैंड भी खरीद के नहीं बना दे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने खुद देखा, उसमें कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा और मैं ओपिनियन से कंकर करता हूं। आपके अध्यक्ष खैरात कहते हैं, आप दहेज कह रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए 2 वकील, आप भी वकील पठान साहब, आप भी वकील, आपके अध्यक्ष भी वकील, और 2 वकील सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, खैरात और दहेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उकसाने के लिए कहते हैं आप। जस्टिस JS वर्मा भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और जस्टिस गांगुली भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। जस्टिस JS वर्मा ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, और जस्टिस गांगुली ने क्या कहा, मैं उनके ओपिनियन से कंकर करता हूं कि अगर आज उस जगह के ऊपर मस्जिद होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोलता उसको डिमोलिश करो, और आप बना रहे हो ट्रस्ट, उन लोगों के हाथ में पावर दे रहे हो मंदिर बनाने का जिन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने ओपिनियन में, ऑब्जर्वेशन में, कि 1949 में जो जाके मूर्तियां रख दी गई थी वो भी गैर कानूनी था। 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद को डिमोलिश कर दिया था, शहीद कर दिया था, कोर्ट जा रहे हैं आप या सिर्फ बहकाने और उकसाने के लिए ये जहर उगल रहे हैं? चल रहा है, किसने चल रहा है? आप कोर्ट जाएंगे, रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, या फिर आप सिर्फ उकसाने और बहकाने के लिए कह रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, ना मंदिर से हमें मतलब है ना मस्जिद से मतलब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो मतलब है, और आपको भी मतलब होना चाहिए। अगर आप रोज बैठकर 6 बजे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वारिस पठान साहब, तो आपको भी लोकतंत्र से, सुप्रीम कोर्ट से मतलब होना चाहिए। के जजमेंट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान ने मुझे राइट दिया है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखूं। और मुझे लगता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये समझती है कि रिव्यू में जाना चाहिए, तो मैं उनकी बात से कंकर करता हूं, उनके मोहसिन रजा साहब को दिखाइए, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई थी। 30 वर्ष से हम 5 एकड़ की एक जगह लेने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हमको हमारी मस्जिद चाहिए थी, हमको हमारा लीगल अधिकार चाहिए था। मस्जिद क्यों नहीं दिया गया हमको? हम नहीं सेटिस्फाई जजमेंट से। मोहसिन रजा साहब, कंटेम्प्ट हो गया क्या इसमें? मोहसिन रजा साहब, देखिए अंजना, अपने आप में मैंने बार बार कहा है कि ये एनजीओ क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। जब देश में फैसला 9 तारीख को आया तो पूरे देश ने इसको सर आंखों पर सराहा, और हिंदू मुसलमान सब ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला और ऐतिहासिक निर्णय को ऐसे इतिहास रच दिया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि एक कोई कम्युनल राइट, कहीं कोई एक छोटी से छोटी वारदात नहीं हुई है कहीं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट 9 तारीख की देखिए, तो कितनी संजीदगी के साथ में हिंदू मुसलमानों ने इस फैसले को एक्सेप्ट किया। और आज जिस तरह से, मैं तो यह सवाल पूछना चाहता हूं
कि आखिर आपको कहां 5 एकड़ जमीन दी गई है? क्यों आप ये सवाल उठा रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, वो मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। मैंने बार बार कहा, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न नहीं होते। तमाम करोड़ों मुसलमान, उन्होंने अदालत का सम्मान किया है। वारिस पठान साहब ने भी कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं। आपके अध्यक्ष भी कहते हैं हम अदालत का सम्मान करते हैं, और अपमान की बातें आप ऐसी कर रहे हैं। आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया, मुझे दहेज में नहीं चाहिए। ये आपने क्या बात बोली आपको पता है। वो कह रहे हैं मुझे खैरात नहीं चाहिए। आप अपना जब इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे थे, कहां कहां से पैसा मांगने आप गए आपको पता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के स्वरूप इस लैंड को दिया है। यह हमारे देश के करोड़ों मुसलमानों का सम्मान है, यह खैरात नहीं है। आपको इसलिए खैरात नजर आ रही है क्योंकि आपने हमेशा खैरात बांटने का काम किया है। कभी मुसलमानों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी कोई काम मुसलमानों के हित के नहीं किए हैं। ये चंद लोग हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। अंजना, इनकी दुकानें बंद हो गई। अब इनके पास कोई और इशू नहीं है। ये एक ऐसा मसला था जिसको करोड़ों मुसलमानों ने बड़ा दिल करके एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जफर सरेश वाला जी, आपकी राय इस पर 5 एकड़ जमीन पर? देखिए, मैं अंजना जी 3 बातें करना चाहता हूं। एक तो जो वर्डिक्ट आ गई उसको मुसलमानों ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, और एक बात बहुत यानी जो जजमेंट की मैं बात करूंगा कि जजमेंट में हमारे ऑनरेबल 5 जजों ने हमेशा के लिए कुछ चीजें साफ कर दी हैं। जैसे यह साफ कहा गया है कि कोई मंदिर गिराया नहीं गया था, मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं बनाई गई थी। दूसरी बात, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो बात है उस पर भी कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि जो अवशेष मिले हैं अंदर एक्सकेवेशन में वो 12वीं सदी के हैं, यानी 12वीं सदी और 16वीं सदी तक क्या था उसके बारे में कोई बात नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1949 में जो प्रकट की गई थी मूर्तियां, उस पर भी यह कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट था। 92 में बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको भी कोर्ट ने कहा यह एक्ट ऑफ क्राइम है। एक्ट ऑफ क्राइम। और रही बात 5 एकड़ की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि यह कॉम्पनसेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और रेस्टिट्यूशन का मतलब यह होता है कि गलती से आपकी कोई चीज हमारे पास आ गई, चोरी से या किसी और गलत तरीके से, वो हम आपको वापस देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खैरात या कॉम्पनसेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, रेस्टिट्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और अब ये जो पिटिशनर हैं उनके ऊपर है कि वो उसको लें या ना लें, लेकिन मेरी एक अदना राय यह है कि हमें लेना चाहिए, इसलिए कि यह हमेशा के लिए यह दिखाया जाएगा कि यह एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन में यह जमीन मिली है। तो मैं चाहूंगा कि मुसलमान वहां पर एक मस्जिद भी बनाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाए जो हायर एजुकेशन का हो, या वर्ल्ड क्लास स्कूल हो, या हॉस्पिटल हो। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की जो बात थी या उनके सर पर उनके कटोरे पर खड़ा किया जाता था बाबर और औरंगजेब के नाम पर, उसको हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए एक बात कही। ठीक है पठान साहब को आपकी एक बात पर प्रॉब्लम है, मंदिर तोड़कर एक रिबटल है पठान साहब का। तो मैं समझता हूं कि जो पॉजिटिविटी है इस जजमेंट में उसको देखने की जरूरत है। सुनिए सरेश वाला साहब, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप लोग देश में मुसलमानों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाते कि शायद आपको ये गुमान है कि आप हमारी मस्जिदों को तोड़ देंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि अब स्कूल और हॉस्पिटल बनाओ। इसका मतलब तो आप ये बोलना चाहते हो? अरे स्कूल, हॉस्पिटल बनाना तो सरकार का फर्ज है, जो 70 साल में मुसलमानों के लिए जहर उगलिएगा, सरकार होने आके गए। आज तक जहर उगलिएगा वारिस साहब लीगल हक भी नहीं दे रहे। हमारी मस्जिद चाहिए। एक मिनट अंजना जी, अब मुझे बोलने दीजिए। 5 एकड़ के लैंड के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, जवाब सुनिए, फिर मुझे प्राचा साहब और मौलाना अंसार रजा साहब के पास जाना है। था उस पे था। नहीं पठान साहब, मुझे जवाब देने दीजिए। फैक्ट एंड एविडेंस की नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। अंजना जी, जफर सरेश वाला जी, अंजना जी,
अंजना जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वारिस साहब का क्या सियासी मकसद है मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ जजमेंट पे बात कर रहा हूं। जजमेंट आ चुका है और अगर वारिस साहब को या किसी को नहीं पसंद तो उनके पास रास्ता है रिव्यू पिटीशन का, क्यूरेटिव पिटीशन का। लेकिन मैं सिर्फ इतना लिमिटेड, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने खैरात या कॉम्पेंसेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल नहीं तो किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने, और ये अपमानजनक है, मैं सिर्फ उतनी बात अपमानजनक है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मजहब के दायरे में घसीटा जाए। रिव्यू पिटीशन फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इस तरह से मजहब के दायरे में घसीट कर खैरात दहेज। ठीक है प्राचा साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, उसके बाद मैं अंसार रज़ा साहब फौरन आपके पास आ रही हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो जैसा जफर सरेश वाला कह रहे हैं, वहां पर मंदिर बन रहा है, यहां पर एक भव्य मस्जिद अच्छे से बनाकर क्यों नहीं एक मिसाल कायम की जाए दोनों ही समुदायों की तरफ से, ताकि ये दीवार जो बनाने की कोशिश हुई थी कई पार्टियों की तरफ से, वो हमेशा के लिए ढह जाए। एक अलग महत्व होगा, लोग उस मस्जिद को देखने के लिए खास तौर पर पहुंचेंगे कि ये भाई, और ऐसा हमने देखा है कि किस तरह से पर्यटन के जरिए कई शहरों का कायाकल्प हो गया। एक मिसाल बनाने के बजाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के यूनानिमस फैसले के बाद भी दरार में ही क्यों विश्वास रख रहा है, क्यों अभी भी कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ये जमीन, हम इसको नहीं स्वीकारेंगे, ये अपमान है हमारा, ये इस तरह का कॉम्पनसेशन हमें नहीं चाहिए। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम हो सकते हैं, मगर इनफेलेबल वो भी नहीं है, क्योंकि जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो रहा है उनके द्वारा खैरात या दहेज या ज़कात, उससे ये जो मुस्लिम पक्ष है, बाबरी मस्जिद पक्ष है, वो कमज़ोर हो रहा है। कम से कम वो ये भी देखें। जफ़र सरेश वाला साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि रेस्टिट्यूशन किया है। मैं जफ़र सरेश वाला साहब को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन का भी वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट है, और मुसलमानों ने मस्जिद कभी भी नहीं छोड़ी थी, तो ये मस्जिद के एवज में जगह मिल रही है। ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए। हमें नहीं लेनी है, उसकी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कराना है हमें नहीं लेनी है, बिकॉज हम इस जजमेंट को मानने के लिए बाध्य हैं, इसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं है, और हम इस जजमेंट की इज्जत नहीं करते हैं, समझ लीजिए। इसीलिए हमारे पास कानून में जो भी रास्ते हैं, हम अपनी पूरी ताकत इसलिए नहीं करते क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ और कानून पे बेस्ड जजमेंट नहीं है, ये हम इस पे तनकीद करते हैं। इसकी आर्टिकल 142 का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसमें हमारी एक क्रिटिक है इस जजमेंट के लिए। 142 ये कहता है कि कोर्ट अपनी ताकत से कुछ भी कर सकती है। यही इस केस की, जो इस जजमेंट की सबसे बड़ी जो हमारी इसके लिए हम क्रिटिक करते हैं, वो यही है कि इसमें आर्टिकल 142 कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर्स इस्तेमाल करके जो काम सीपीसी से होना चाहिए था, जो एविडेंस एक्ट से होना चाहिए था, वो अपनी इनहेरेंट पावर्स करके यूज किया। ये इसकी सबसे बड़ी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस बात। नहीं, आपके क्रिटिसिज्म से एक बात और भी कहना चाहूंगा, आपके क्रिटिसिज्म से प्राचा साहब एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपके क्रिटिसिज्म से मामला नहीं पलटेगा अगर यही आर्टिकल फिर से ठहर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन में भी, तो इस रिव्यू पिटिशन का कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कानूनी रास्ता क्या है? आप इस आर्टिकल 142 को कैसे चैलेंज कर पाएंगे? क्या है आपके पास ठोस बातें, या फिर आप भी उसी जमात में शामिल हो रहे हैं जो राजनीतिक रूप से फायदा उठाना चाहता है इसका? देखिए, मैं उस जमात में शामिल हूं जो कि संविधान को, बाबा साहब के संविधान को सबसे ऊपर रखना चाहता है, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना चाहता है, सेंटिमेंट्स को नहीं। मैं उस सोच से बिलोंग करता हूं। आर्टिकल 142 का गलत इस्तेमाल है, इसी के लिए तो खिलाफ हम रिव्यू में जाना चाहते हैं। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि हालांकि ये मुकदमा मुस्लिम पक्ष की तरफ से अच्छी तरीके से नहीं लड़ा गया है, एएसआई की रिपोर्ट को कभी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया था, ये कमियां हैं दशकों के बाद, और पर सुप्रीम कोर्ट को लार्जर इंटरेस्ट। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। एक कमेंट में मौलाना अंसार रज़ा साहब से लेना, मैं आऊंगी इस पर, मैं इस पर आऊंगी। मौलाना अंसार रज़ा साहब, ठीक है, आपका ये पॉइंट हम उठाएंगे। मौलाना अंसार रज़ा साहब, तमाम जो दरारें हैं उसको पाटने का एक मौका है, क्यों खोए?
क्यों ऐसे इतिहास ऐसा बनाए जिसमें हम भविष्य से नजर ना मिला पाए? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना वक्त मुझे देंगे, लेकिन मैं सबकी मैंने बात सुनी। सबसे पहली बात तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद, इन तीनों लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि खुदा के वास्ते अब ये रिव्यू पिटीशन का जो मसला आप अपने सामने लेकर के आ रहे हैं, खुदा के वास्ते इसको बंद कर दीजिए। अब मुसलमानों को जलील होने से अब बचा लीजिए, बहुत जलील हो चुका है मुसलमान, नंबर 1। दूसरी चीज, खैरात, ज़कात, जहेज, ये जो लोग कह रहे हैं ये मुसलमानों के लीडर नहीं है। पहली बात तो इस बात को क्लियर कर लिया जाए। जमीन दे कौन रहा है और लेगा कौन, उसमें ये कहीं शामिल नहीं है जो ज़कात, खैरात, जहेज वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो हो रहा है। बात करें वक्फ बोर्ड, बात करें जमीयत उलमाए हिंद जो केस लड़ रही थी, या तो फिर वो ये कहें कि मैं अपनी तरफ से ये बयान दे रहा हूं, चाहे वारिस पठान साहब कहें और चाहे ओवैसी साहब कहें, ठीक है, कि मैं अपनी तरफ से बायान दे रहा हूं, या फिर वो ये कहें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान दे रहा हूं। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर ये बयान दे रहे हैं तो इनके प्रवक्ता कहां चले गए, वो क्यों बाहर निकल करके नहीं आ रहे हैं? सारा ठीक है, ओवैसी साहब ही क्यों अपने सर पे लेकर के रो रहे हैं? वो भी सदस्य है वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, मैं वो ठीक है, अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, सदस्य है, ठीक है, प्रवक्ता नहीं है, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता को आकर के खुद बताना चाहिए ताकि मुस्लिम नौजवान जो बहक रहा है इन जहेज में, खैरात में, ज़कात में, उसमें ना बहके। ठीक है, बहके। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की स्पेशल बेंच के ऐतिहासिक फैसले को अब कई दिन बीत गए हैं और इसी पर अब मामला इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि अगर हिंदू पक्ष को वो जमीन दे दी गई है राम मंदिर बनाने के लिए, तो 5 एकड़ जमीन जो मुस्लिम पक्ष को दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, उस पर आखिर क्या राय बन रही है? क्योंकि मतभेद साफ खुलकर सामने आ रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए जफर याब जिलानी जी, जो कि लंबे समय तक लगभग 33 साल तक इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं, वो सीधा हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। जिलानी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच का फैसला आया था, आपने कहा था आप असंतुष्ट हैं, आपने कहा था आप पूरा फैसला पढ़ेंगे। पूरा फैसला पढ़ने के बाद आज आपकी सोच इस पर क्या है? आप संतुष्ट हैं, आप उत्साहित हैं, आपको लगता है निराशा है, हताशा है, क्या है आपकी सोच? देखिए, जो असंतुष्टि का इजहार मैंने 9 तारीख को किया था, वो असंतुष्टि अभी भी कायम है और मैं फिर यही कहूँगा आज भी कि फैसले से हम असंतुष्ट हैं और उसमें जो गलतियां हैं, अपेरेंट एरर्स हैं, उन अपेरेंट एरर्स के लिए जो राय मेरी उस दिन थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू फाइल करना चाहिए, वही राय मेरी आज भी है, क्योंकि असंतुष्टि और जो अपेरेंट एरर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ही जब दोबारा उसको पॉइंट आउट किया जाएगा तब फिर वो उसके बारे में गौर करेगा, या तो हमारी बात मानेगा या उसको एक्सप्लेन करेगा, जिससे शायद हम संतुष्ट हो सकें। ठीक है, आप कह रहे हैं आप अभी भी असंतुष्ट है, असंतुष्टि है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल कि सुन्नी वक्फ बोर्ड तो इस फैसले को एज इट इज स्वीकारने को तैयार हो गया है, फिर क्या ये आपका अति उत्साह है, बहुत लगाव है इस पूरे मामले से, या फिर आपने अपने ईगो पर ले लिया है कि आप अकेले भी इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं? किस तरह से इसे हम समझें? देखिए, 1961 में जब ये दावा दायर हुआ था तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट की तरह दायर हुआ था। कोर्ट से परमिशन ली गई थी कि इसको इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इंटायर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ दावा माना जाए। कोर्ट ने वो परमिशन ग्रांट कर दी थी। उस समय सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ 9 दूसरे मुसलमान फरीक बने थे और उन्होंने ये मुकदमा लड़ा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 से लेकर आज तक 86 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसको कुछ अपने लेवल पे किया है। 86 के बाद से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसमें कोई ख़ास न तो पैरवी की न इंटरेस्ट ली। 86 से 92 तक हम लोग करते रहे इसे अपनी एक्शन कमेटी की तरफ से। फिर 93 से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको टेकअप किया और 93 से लेके और 16 दिसंबर यानी अक्टूबर 2019 तक पर्सनल लॉ बोर्ड इसके तमाम खर्चे वगैरह मीट करता रहा है। तो अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो अभी फ़िलहाल चेयरमैन का बयान आया है और उसकी उनकी मीटिंग शायद 16
26 नवंबर को होने वाली है। 26 नवंबर को वो ये फैसला कर देते हैं कि नहीं, वो नहीं रिव्यू करेंगे, तो भी ये चूँकि इंटायर कम्युनिटी का मामला है, तो बाकी जो फरीक इस वक्त जिन्होंने अपील दाखिल की थी वो उनको ही ओपन है, और अगर वो भी कोई उसमें न तैयार हो तो फिर ये कम्युनिटी के कोई लोग, जिम्मेदार लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी की तरफ से दायर किया हुआ मुकदमा है। इसमें मेरी कोई पर्सनल ईगो का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का ये स्पेशल बेंच, दोनों ने इलाहाबाद में भी 3 पक्षों को माना गया, यहां पर सिर्फ 2 पक्षों को माना गया। ऐसे में इसको पूरे 2 समुदायों का रंग देकर क्या आप बहुत अफसोसनाक काम नहीं कर रहे हैं जब आप इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम सीधे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़फ़र जी? आप ये बात कर रही हैं रिकॉर्ड के खिलाफ। 18 दिसंबर सन 61 को जो दावा दायर होता है उसमें कोर्ट से परमिशन ली जाती है ऑर्डर 1 रूल 8 के सिलसिले में। ये प्रोसीजर है, हम नहीं कर रहे हैं इसे। आप अनडू करना चाहती हैं जो चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड में है, और सारी कोर्ट ने माना है, हाई कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, आप उसको अनडू करना चाहती हैं। ये कोई दुश्मनी नहीं है, मुकदमा लड़ना कोई दुश्मनी नहीं होता है। हजारों लाखों जो मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों फरीक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। या आप मीडिया वाले इस तरह सोच सकते हैं, हम लोग जब कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं तो दुश्मनी नहीं दिखाते हैं, बल्कि अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट शो करते हैं कोर्ट को, और दूसरी पार्टी का वकील वो अपना इंटरेस्ट शो करता है, और हमारे कॉर्डियल रिलेशन रहते हैं। ये आप आज भी देख सकती हैं, जब भी हम लोग सामने आते हैं बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे लोअर कोर्ट में हो। ये कैसी बात आपने कह दी? नहीं, ये इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट तरीका है कानून का, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है। हिंदुस्तान में कोई भी इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं मान रहा था। पूरी कम्युनिटी कर रही है, और इधर पूरी कम्युनिटी मुसलमानों की टाइटल सेटिस्फाइड है। बात मुस्लिम कम्युनिटी की है। हाँ, चलिए मैं बात मुस्लिम शिया वक्फ बोर्ड की या सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज हो गया, उसका दावा खारिज हो गया, वही तो मैं भी कह रही हूँ। जो अपनी रात करेंगे वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये टाइटल सूट था ना 2 पक्षकारों के बीच में, ये 2 पक्षकारों के बीच में टाइटल सूट तो था ना ज़फ़र? आप नहीं, ये सूट उनके साथ नहीं था, ये मुस्लिम कम्युनिटी वर्सेस हिंदू कम्युनिटी दावा है। इसको आप शिया सुन्नी मत समझिए। आपको कहां पर मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ है रिकॉर्ड पर। आपको कहां पर फैसले में ऐसी गुंजाइश दिखती है जिससे कानूनी रास्ता आपके लिए आगे का निकलेगा? ज़फ़र आप जिलानी जी। हाँ सुनिए, आप सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात पर जो मूर्तियां रखी गई वो गलत थी, गैर कानूनी थी। हाई कोर्ट ने उसको बुनियाद बनाकर सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ नंबर 1 भगवान श्री रामलला को नहीं माना एक DT। हाई कोर्ट का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी DT को प्लेंटिफ नंबर 1 को ये तो माना कि 1949 में ये मूर्तियाँ गलत रखी गई थी, और ये भी कहा कि गलत फेल था ये, लेकिन उसके बाद भी उसको प्लेंटिफ नंबर 1 को सूट डिक्री करके वो ज़मीन दे दी जो मस्जिद की ज़मीन है। सबसे पहला हमारा ये एतराज़ है कि अगर वो DT जो हो ही नहीं सकती है हिंदू लॉ के तहत, जिसको रॉन्गफुली कहीं प्लेस किया गया हो, ये प्योरली लीगल क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके जाना चाहते हैं। दूसरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, हाई कोर्ट ने भी माना था कि मुसलमानों की एविडेंस कम से कम 1857 के बाद से 1949 तक उस मस्जिद को यूज़ करने की और उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की है। तकरीबन 90 साल होते हैं इसको, तो 90 साल तक अगर हमने किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है तो मस्जिद की ज़मीन मस्जिद को न देकर मंदिर को देने का क्या जवाज़ है, ये हमारी समझ से बाहर है। हम सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर भी जाना चाहते हैं। और सुनिए, अगर और बातें आप सुनना चाहती हैं। नहीं, मैं सुनने को तो बहुत लंबी इस पर चर्चा हो सकती है, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि 5 जजेस की बेंच थी, 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, और उन्होंने यूनानिमस ये फैसला दिया है। आप और CJI का कोर्ट था, CJI उसमें शामिल थे। आप उन सभी के विवेक पर सवाल खड़े करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके तथ्यों को तह तक जानने की मैं कोशिश कर रही थी। जवाब सुनिए। नहीं, आप ठीक है, जवाब दीजिए, फिर मैं अगला सवाल करूँ। ठीक है, सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की तारीख में 10वीं मरतबा 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की चीफ जस्टिस की सदारत में होने वाले फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने ही रिवर्स किया है। मैं आपको नाम गिनाना शुरू करूं, गोलकनाथ का केस बहुत मशहूर हुआ था, उसके ऊपर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था, गोलकनाथ का केस सुप्रीम कोर्ट ने ही रिवर्स किया, ओवर रूल किया। अभी अंतुले का केस सुप्रीम कोर्ट का ही था, 7 जजेस की बेंच ने उसको रिव्यू किया। अभी ये फैसला जो हुआ है आपके केस के ऊपर, SC/ST एक्ट के ऊपर, वो अभी 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करके ख़त्म किया। अभी जो ये मामला रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कल उसको मंदिर के मामले में 5 जज की बेंच को 7 जज को रेफर किया। ऐसे कई मामले होंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपका जिलानी साहब, आपका साथ देने को कौन कौन तैयार है? सुन्नी वक्फ बोर्ड तो तैयार नहीं है इसमें आगे बढ़ने को, कौन साथ खड़े होगा? या ज़फरयाब जिलानी अकेले ही इस राह में आगे चलेंगे? कानूनी लड़ाई मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है। आपको 17 तारीख को मालूम हो जाएगा। तो चलिए 17 तारीख तक इंतजार करने की आप बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ज़फरयाब जिलानी को आप सुन रहे थे, जिनका ये मानना है कि रिव्यू पिटीशन पर वो इसके खिलाफ जाएंगे। मैं सभी मेहमानों से ये पूछूंगी कि आप में से कितने लोग हैं, प्राचा साहब आप, या फिर मौलाना अंसार रजा साहब आप, वारिस पठान, सभी लोग, कौन कौन खड़ा है ज़फरयाब जिलानी के साथ इस मामले में? लेकिन उससे पहले मौलाना अंसार रजा साहब, क्या आप ज़फरयाब जिलानी के साथ हैं? और ये जो वैसी साहब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ऐसे वक्त पर जब वो ऐसी बात लिखते हैं? तो इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता जब इतना बड़ा फैसला आ गया है। अब ये तो एक जिद वाली बात हो जाएगी कि आपस में फिर लोग भिड़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ कौम के लोग जज्बात में आ जाएंगे, साहब ओवैसी साहब अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे बुरा। ये सिर्फ एक भड़काने वाली बात होगी। अब जो फैसला आ चुका है, अब कोई पलटने वाला नहीं है, दुनिया जानती है। तो अब ये बात कहना कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए, तो पहले क्यों पूरे प्रूफ नहीं रखे आपने? बताइए वारिस पठान जी, इतने बड़े बड़े बैरिस्टर आप लोग, आपके अध्यक्ष, अंजना जी, आप, इतने दशकों से चल रहा था जो केस। अंजना जी, आपने देखा अयोध्या का जब जजमेंट आया, अच्छा सुनिए, जब आपने देखा अंजना जी कि अयोध्या का जो जजमेंट आया, फैसला, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना 142 आर्टिकल का इनहेरेंट पावर्स यूज करा और जजमेंट दिया। अब गई कल सबरीमाला का जजमेंट आना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो इस तरह के फेथ के और रिलीजियस के मैटर होते हैं, इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ देखना पड़ता है। उन्होंने उठा के पूरा मैटर 7 जज के पास भेज दिया। तो क्यों बाबरी मस्जिद में ऐसा और सबरीमाला में ऐसा? तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन है, और हम हमारा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू रेस कर सकते हैं। और जैसे ज़फरयाब साहब ने कहा कि हमको रिव्यू में अगर जाना है 17 तारीख को पता चलेगा, मैं ज़फरयाब साहब के साथ खड़ा हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ खड़ा हूं, मैं उनके ओपिनियन से कंकर करता हूं। और आपका सवाल था कि कौन कौन खड़ा है ज़फरयाब जिलानी साहब के साथ, मैं कहूंगा मैं खड़ा हूं उनके साथ, ये मेरा ओपिनियन है। हमको हमारी मस्जिद चाहिए, हमको 5 एकड़ लैंड नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई थी हक की, हमारी लड़ाई थी मस्जिद की। आप हमको उठा के 5 एकड़ लैंड दे देते हो, ये तो भी खैरात नहीं तो क्या है? अंजना जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैं अभी जैसा कि ज़फरयाब साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 17 तारीख को देखिएगा क्या होगा, कितने लोग हमारे साथ हैं। तो ये कोई मुहिम के तहत कोई एक नया काम किया जा रहा है, जो एक अच्छा गंगा जमनी हमारी विरासत है, उसको कहीं नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। इसकी आड़ में एक राजनीतिक दल है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आड़ में सो कॉल्ड धार्मिक संस्था बताकर उसकी आड़ में देश में माहौल खराब करने का प्रयास सा हमें नजर आ रहा है। इसके पीछे बहुत कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। बार बार इन्हीं लोगों का ये बात उठाना, वारिस पठान साहब भी कह रहे हैं मैं उनके साथ जाऊंगा। तो अब ये एक ही दल बचा है जो मुसलमानों को गुमराह करने का काम करेगा, जबकि देश का मुसलमान पूरी अमन और अमान के साथ में रह रहा है। इस फैसले को स्वीकार किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, उस निर्णय के अनुपालन में हम 5 एकड़ जमीन क्या मैं गुमराह कर रहा हूं? सुन्नी वक्फ बोर्ड को रजिस्टर करके देंगे, और वो 5 एकड़ सर जी, अगर रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया तो किसकी बेइज्जती होगी? बोर्ड को दी जा रही है। अगर कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया वारिस पठान साहब, तो क्या होगा? हम जमीन, इसका जवाब दीजिए। उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर मुसलमान दलील होगा? तो आपको जो करना है वो करें, जैसा कि 100% उम्मीद है कि खारिज हो जाएगा। मैं अंसार पठान साहब कह रहा हूं, मैं
मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सर अगर खारिज हो गया तो क्या कीजिएगा? जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अभी तो तुम्हारी जीत है, अभी हमारी जीत, अभी देश की जीत है, अभी संविधान की जीत है। खारिज होने के बाद तो हम कहीं नहीं चाहिए खैरात और भीख, हमको हमारी मस्जिद चाहिए। आपको मस्जिद चाहिए तो इससे पहले कहाँ थे सर? हमारा लीगल अधिकार हमको अब जब फैसला आ गया तब चिल्ला रहे हो। सम्मान की बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, जिस तरह से देश के करोड़ों मुसलमानों ने खुशी खुशी कबूल कर दिया है, हमने अपने दिल पर पत्थर रख के कबूल किया है, लेकिन कबूल किया। चार लोगों अब अपने वोट देने के लिए नई नई थ्योरी मत पेश करो। अब मुसलमान बच्चों को जीने दो, अब उनको नौकरियां करने दो, उनको रोजी रोटी कमाने दो, अब मत बहकाओ उसको। और मोहसिन रजा साहब, आप एक बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी यानी AIMIM के इशारे पर अपने कदम उठा रहा है? बिल्कुल भी जाहिर सी बात है, वो सियासी आदमी है और पहली चीज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोकसभा में शपथ लेकर आए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोल रहे हैं। पठान साहब, मैं आपके पास आऊंगी। पठान साहब प्लीज, वारिस पठान साहब, उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द की जाना चाहिए। भड़का रहा हूँ क्या? प्लीज वारिस पठान साहब, नहीं, इनकी सदस्यता रद्द की जाना चाहिए। आप भी वकील हैं, वो भी वकील हैं, और जफरयाब जिलानी साहब भी, ये सब सम्मानित वकील हैं, लेकिन कम से कम इन्हें ये सोचना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी लगातार हो रही है, इसीलिए अच्छी बात है। मुझे कानून का पूरा मालूमात है। ठीक है, रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। एक सेकंड सिर्फ रुक जाइए। जफर सरेश वाला जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। एक सेकंड, जफर सरेश वाला जी, पता है ऐसा नहीं ऑल है, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, सभी लोग जानते हैं कानून क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तमाम मुसलमानों की तरफ से 17 तारीख को देखिएगा क्या होगा। ये जब कहते हैं जफरयाब जिलानी, क्या वाकई मुसलमान है सब साथ में इस फैसले का, या रिव्यू पिटीशन में, या इसके खिलाफ जाने में? अंजना जी, देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आपको कोई ऑर्डर या कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पसंद तो उसमें कोई इतना बड़ा शो या हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आप रिव्यू पिटीशन करिए, क्यूरेटिव पिटीशन करिए। लेकिन मैं उससे आगे की बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये ठीक है, रिव्यू पिटीशन होगी, क्यूरेटिव पिटीशन होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमान की रिक्वायरमेंट क्या है, और मैं समझता हूं कि जो मुसलमान है अब उनको अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं उनको सेट करने की जरूरत है। कौम को तालीम की जरूरत है, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, ये सारी चीजें की जरूरत है। और मैं समझता हूं अब क्योंकि फैसला आ गया है, और मेरा भी मानना यह है कि अगर आप रिव्यू पिटीशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर से ये फैसला आएगा तो उस वक्त क्या करेंगे आप? तो इसको बहुत हंगामा ना बनाएं, इस पर बहुत शोर करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अब सोचें कि मुसलमानों की आइंदा नस्ल की जरूरत क्या है, और मैं समझता हूं उस पर आपकी इसी बात पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आपकी इसी बात पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन लौटेंगे। प्राचा साहब आपके पास आएंगे। बहुत संगीन इल्जाम लगाया मोहसिन रजा साहब ने कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इशारे पर पूरे मामले को तूल देने के लिए आगे बढ़ा रहा है, खाई को और भी गहरी करने के लिए। सवाल सीधा, प्राचा साहब, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर इस वक्त चल रहा है? ये संगीन इल्जाम लगाया मोहसिन रजा साहब ने, जवाब दीजिए। चीफ में अगर ऐसा इशारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड सीरियसली रिव्यू डाले और अच्छी तरीके से डाले, इस तरह पिछली बार की तरह से खराब तरीके से केस ना लड़े, तो मैं इसको वेलकम करता हूं। हालांकि मैं उनका क्रिटिक हूं, मुझे लगता है कि उनके तरीके से आरएसएस को फायदा होता है। जो बातें वो कहते हैं बुनियादी तौर पर ठीक कहते हैं, मगर इस तरीके से कहते हैं कि उससे आरएसएस को फायदा हो, तो बुनियादी तौर पे तो मैं इसको वेलकम करता हूं। अगर वो रजा साहब आप ही को फायदा पहुंचाते हैं ओवैसी साहब, आप ही को फायदा पहुंचाते हैं यहाँ मौजूद, आप ही को फायदा पहुंचाते हैं ओवैसी साहब। मोहसिन रजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। एक चीज तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, वक्त बोर्ड की बात कर रहे हैं, मुझे बात खत्म करने दीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ और आज भी अंजना में बात कर रहा हूँ कि
ऑल इंडिया मुस्लिम, एक मिनट पराचा जी रुकिए थोड़ा, सेंट्रल वक्फ बोर्ड कर लीजिए, करिए। मैं 1 मिनट, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। वक्त की कमी है, थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ेगा प्राचा साहब। 30 वक्त की कमी है, मैंने ही उनसे सवाल पूछा था, जल्दी से। हाँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि दोनों शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अंसार रजा साहब जो कि योगी सरकार के मंत्री हैं उनके अंडर आते हैं। इनके इशारे पे चलना उनकी मजबूरी है और दोनों के खिलाफ इन्होंने अभी सीबीआई में रिपोर्ट की है कि इनके खिलाफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वक्फ की चोरी की। बस मैं यही कहना मोहसिन रजा साहब। सीबीआई की मांग तो साहब आप लोग उठा रहे थे पिछली सरकारों में, ना मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में आपकी बात मानी गई, ना बहन मायावती जी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने उस बात को सराहा कि तमाम मुसलमान सीबीआई की मांग कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को बेचा गया है, तो वो तो हमने करा दी उनकी मांग पर। दूसरी, चलिए वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आपने कम से कम एक हिस्से के आरोप का तो अपना जवाब दे दिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।